सुप्रभातम भैया बहनों। कल हमने असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ और उसका नाम असहयोग आंदोलन क्यों पड़ा, फिर असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी कैसे रही, ये हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में आंदोलन कैसे फैला, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में फैला। साथ ही कल हमने आदिवासी क्षेत्रों की बात एक उदाहरण के द्वारा अलूरी सीताराम राजू के उदाहरण से पढ़ा और देखा किस तरह से क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों पर जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों ने अपने को असहयोग आंदोलन से जोड़कर एक राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने इसे किस रूप में लिया, स्वराज्य की उनकी सोच क्या थी। हम सभी जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर चाय, कॉफी, रबर, मसाले के बागान अंग्रेज व्यापारियों द्वारा या कुछ संपन्न भारतीयों द्वारा भी विकसित किए गए थे और उन्हें बड़े पैमाने पर गरीब कमजोर वर्ग के मजदूरों को भर्ती किया गया। लेकिन बागानों का जीवन इतना कष्टप्रद था कि मजदूर वहां लंबे समय तक काम करना नहीं चाहते। मजदूरों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1859 में एक एक्ट पास किया गया जिसे नाम दिया गया इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत एक प्रावधान बनाया गया कि बिना बागान के मालिक स्वामी के अनुमति के कोई मजदूर बागान से बाहर नहीं जाए, क्योंकि अक्सर मजदूर बागान से बाहर जाते थे और भाग जाते थे, फिर वापस नहीं आते। इसलिए ये व्यवस्था बनी कि बिना मालिक की अनुमति के वो बाहर नहीं जाए और सामान्यतः बागान मालिक अनुमति नहीं देते थे, जिससे मजदूरों का जीवन बागान में घुट घुट कर एक नारकीय जीवन बन चुका था। इसी समय जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, स्वराज्य का नारा दिया, तो यह विचार बागानों में भी पहुंचा और बागान के मजदूरों ने अपने हिसाब से स्वराज्य का अर्थ लगाया। उनका मानना था कि स्वराज्य का मतलब कि बागानों के बंधन से हमें आजादी मिल गई, अब हम घर जा सकते हैं, क्योंकि स्वराज्य मतलब अपना राज्य आ गया, अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट हम पर लागू नहीं। उसी समय हमने कल बताया था कि एक और विचार चारों तरफ फैला हुआ था कि गांधी जी ने कहा है कि स्वराज्य में किसानों को जमीनों का बंटवारा किया जाएगा, यानी जमींदारों से जमीन लेकर किसानों में बांट दी जाएगी। तो बहुत से मजदूरों को यह भी अपेक्षा थी, आशा थी कि हम बागानों से घर जाएंगे और वहां पर जमीनों के वितरण में हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी, हमें भी जमीन मिलेगी और एक स्वतंत्र किसान बनकर हम भी खुशहाल जीवन जिएंगे। और यहीं से बागानों में स्वराज्य आंदोलन की शुरुआत होती है। बड़े पैमाने पर मजदूर और बिना मालिक की अनुमति लिए बागान से बाहर जाना और अपने घर भागना शुरू कर। पर मजदूरों का दुर्भाग्य कि असहयोग आंदोलन सब जगह चल रहा था, हड़ताल सब जगह थी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या गोदी कहते हैं छोटे बंदरगाहों, तो गोदी में भी यानी छोटे बंदरगाहों में भी हड़ताल चल रही थी और मजदूर वहां जाकर कई कई दिन बैठे रहते थे अगली जहाज और अगली ट्रेन के इंतजार में कि आएगा और हम अपने घर जाएंगे। इधर बागान मालिकों के समर्थन में पुलिस स्टेशन और बंदरगाहों पर छापे मारने लगी, दौरा कर लगी और बड़ी संख्या में मजदूरों को उन रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों से पकड़कर पूरी तरह पीटते हुए फिर से लाकर बागानों में
भर्ती कर दिया गया, जमा कर दिया गया और इस तरह से मजदूरों के स्वराज्य का सपना चकनाचूर हो गया और वे अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो यहां हमने 3-4 वर्गों को देखा, शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग, आदिवासी समाज और बागान में काम करने वाले मजदूर। सबने स्वराज्य का अपने हिसाब से अर्थ लगाया। कारण स्पष्ट था कि चाहे वो गांधी जी हो या कांग्रेस के बड़े नेता, किसी ने स्वराज्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं की कि आखिर स्वराज्य में क्या मिलेगा, क्या हो। यही कारण था कि अलग अलग समुदाय जो अपना क्षेत्रीय आंदोलन चला रहे थे, स्थानीय आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने हित के हिसाब से स्वराज्य का अर्थ लगाया। लेकिन एक बड़ी बात ये निकल कर आई कि स्थानीय आंदोलनों ने अपने को असहयोग आंदोलन से जोड़ा और देश में एक अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप तैयार। ये लोग गांधी के नाम पर आंदोलन किए, गांधी के साथ अपने को जुड़ा, चाहे सीताराम राजू की बात करें या बागान के मजदूर हों या गांव में अवध में चलने वाला नाई धोबी बंदी आंदोलन हो, इन सब ने अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की और इस तरह से लगभग 1 साल यह आंदोलन चला। पर दुर्भाग्यवश यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। चौरी चौरा कांड, जिसके कारण इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अब हम चौरी चौरा कांड पर करेंगे, आगे चलेंगे।